हेलो बच्चों, अभी तक की क्लास में हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर के बारे में पढ़ा। प्रेशर और पास्कल्स लॉ, ठीक है ना, पास्कल के नियम पढ़े। अब फ्लूइड एट रेस्ट यानी हाइड्रोस्टैटिक्स में जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है फोर्स ऑफ बायंसी यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। ठीक है, आप लोगों ने शुरू में बचपन से ही एक कहानी सुनी होगी कि आर्किमिडीज नाम के एक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक क्या थे? फिलोसफर थे। उनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं कि जैसे एक बार उन्होंने अपने राज्य को बाहरी हमलों से बचाया था, ढेर सारे दर्पण और ढेर सारे मिरर्स का यूज करके। इसी तरीके से एक बार उन्होंने अपने राज्य के राजा के मुकुट, जो कि सोने से बना था, उसकी प्योरिटी चेक की थी और जिस कॉन्सेप्ट की सहायता से चेक की थी, आज हम लोग वो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसे कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत या फोर्स ऑफ बायंसी यानी वायंट फोर्स। अगर हिंदी में बात करें तो कह सकते हैं उत्प्लावनता यानी उत्प्लावन बल। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम किसी पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो पत्थर डूब जाता है, ठीक। लेकिन अगर हम किसी मग को पानी में रखते हैं, प्लास्टिक के मग को पानी में रखते हैं, तो वो नहीं डूबता है, ठीक। अगर हम किसी पानी के बोतल को, प्लास्टिक के बोतल में पानी भर करके उसे पानी में रखते हैं तो भी वो ऊपर तैरता रहता है। तो ऐसी क्या वजह है कि कोई चीज पानी के अंदर नहीं जाके बल्कि ऊपर उसके पृष्ठ पर तैर रही है? जैसे मान लीजिए पानी का पृष्ठ है, यानी पानी है, वाटर है, जल है, इसके अंदर कोई चीज ऐसे तैर रही है। एग्जाम्पल के लिए पानी का बोतल, तो ये वाला भाग पानी के अंदर है और बाकी भाग थोड़ा बहुत ऊपर है। कोई भी चीज हो सकती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मान सकते हैं कि बोरा रखा हुआ है या रबड़ का कोई डब्बा रखा हुआ, रबड़ का है, ठीक, या प्लास्टिक का कोई डब्बा रखा हुआ है, कोई ऐसी चीज, प्लास्टिक की बॉल है या रबड़ की बॉल है, तो वो भी ऐसे तैर सकती है। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है यानी साम्यावस्था में है तो निश्चित रूप से उस पर लगने वाले नेट बल शून्य होने चाहिए, यानी सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट शून्य होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? तो निश्चित रूप से चूंकि इसके पास एक मास है, वेट है, तो मास है तो उसका एक वेट लगेगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, वेट। क्लियर है? और कोई फोर्स तो दिख नहीं रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोस्टेटिक फोर्स होता है, यानी जो द्रव होता है या कोई तरल पदार्थ होता है, वह जिन पृष्ठों के संपर्क में आता है, जिन सरफेसेस के कांटेक्ट में आता है, उन सरफेसेस के ऊपर एक दाब लगाता है। तो उस दाब के कारण एक बल नीचे से ऊपर की ओर इसके ऊपर लगेगा और उसी बल को कहते हैं उत्प्लवन बल। ठीक है, जैसे अगर आप किसी भारी चीज को, कोई चीज है, हवा में उठाते हैं तो उसमें बहुत बल लगता है, लेकिन उसी चीज को अगर आप पानी में अंदर भीतर भीतर उठाइए तो आपको कम बल में यानी आसानी से वो चीज आपके द्वारा उठाई जा सकती है। तो जिस बल के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसे कहते हैं उत्प्लवन बल, या इंग्लिश में कहते हैं फोर्स ऑफ बायंसी, या नॉर्मली कह सकते हैं बायंट फोर्स, बायंट फोर्स। तो आज की क्लास हमारी है बायंट फोर्स के बारे में, बायंट फोर्स, ठीक है। और हिंदी में इसे कहते हैं उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, या कहीं आपको मिलेगा उत्प्लवन बल, एक्चुअली उत्प्लावन बल। ठीक, क्या होता है ये बायंट फोर्स? ठीक, तो देखिए, आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई बर्तन है और उस बर्तन में रखा हुआ है पानी, भरा हुआ है पानी, ठीक है। इस बर्तन में भरा हुआ है पानी और इस बर्तन में कोई चीज है, कोई वस्तु है, जैसे लकड़ी का लट्ठा हो सकता है, वो उसका इतना भाग पानी के भीतर डूबा हुआ है और कुछ भाग पानी के ऊपर तैर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई वस्तु है, द्रव्यमान है उसके पास, तो उसके पास एक भार होगा और उसका वो भार का बल जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर लगता है। उसे हम मान लिए लिखते हैं W। क्या लिखेंगे?
W, यानी वस्तु का भार कितना हो गया, वस्तु का भार यानी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया W। और W कैसे लिखेंगे, तो मास ऑफ द बॉडी इंटू जी, टोटल मास ऑफ द बॉडी इंटू जी। ठीक है, वेट की वजह से वस्तु को किधर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, लेकिन वस्तु नीचे नहीं जा रहा है, तैर रहा है। इसका अर्थ है कि इसके ऊपर नीचे से एक बल लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, नीचे से एक बल लग रहा होगा, और उसी बल को क्या कहते हैं, उसी बल को कहते हैं फोर्स ऑफ बायंसी, उत्प्लवन बल। तो कैसे परिभाषित कर सकते हैं, जब किसी वस्तु को आंशिक रूप से या पूरी तरह से किसी द्रव में या किसी तरल में डुबाया जाता है, तो उस तरल के द्वारा वस्तु के ऊपर नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगता है, और उस बल को कहते हैं उत्प्लवन बल। यानी buoyant force is a force exerted by any fluid on a body which is partially or completely submerged inside the fluid। क्लियर है, तो ऊपर या नीचे मतलब पूरी तरह से या आंशिक रूप से अगर कोई चीज द्रव में फ्लूइड में डुबाई गई है, तो उस फ्लूइड की वजह से नीचे से ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ बायंसी। बायंट फोर्स के बारे में हमको जो चीजें पता है वो पता है सबसे मेनली आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से। तो अब हम आते हैं किस पर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। ठीक है ना, आर्किमिडीज हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा, आर्किमिडीज। उनके नाम में ही ये एस है, तो इसलिए अपॉस्ट्रोफी एस के बाद लगा है, का सिद्धांत। इस सिद्धांत को कई बार डिफाइन करते समय लोग कुछ स्लाइड गलतियां करते हैं, कई बार ऐसा होता है, हालांकि सभी से हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर कुछ लोग मिसकंसेप्शन की वजह से गलती करते हैं। जैसे पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कह रहा है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कह रहा है कि देखिए, ये जो बॉडी है ये तैर रही है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर नीचे से भी एक बल लग रहा है। अब तीन तरह की स्थितियां होती हैं, कुछ चीजें डूब जाती हैं, कुछ चीजें पानी के ऊपरी पृष्ठ पर सतह पर ही तैरती रहती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पानी के अंदर तैरती हैं, यानी डूब जाती हैं, और पृष्ठ के अंदर से, अगर ये मुक्त पृष्ठ है, फ्री सरफेस है, तो उसके नीचे यहां लटक के तैरती है ना। तो तीन परिस्थितियां ऐसी हैं। तो ऐसा केस जिसमें कोई चीज पूरा डूब जाता है, इसका अर्थ है कि उसके W की वैल्यू बायंट फोर्स से क्या है, ज्यादा है। दूसरा केस, अगर कोई चीज ऊपर ऊपर ही तैर रही है, इसका मतलब है कि उसका वेट बायंट फोर्स की तुलना में बहुत ही कम है, इसलिए वो बॉडी लिक्विड के अंदर थोड़ा बहुत ही इंटर करती है, बाकी नहीं करती। तीसरा केस, अगर W और B आपस में बराबर है, एग्जैक्ट बराबर है, तो उस केस में पूरी बॉडी पानी के फ्री सरफेस के अंदर चली जाएगी, डूब जाएगी, और उसके बाद तैरेगी। तीनों का एग्जांपल लेना हो तो आप ले सकते हैं कि कोई चम्मच पानी में डूब जाता है, ठीक, कोई प्लास्टिक का खाली बोतल पानी के ऊपर पृष्ठ पर तैरता रहेगा, थोड़ा बहुत अंदर रहेगा, और अगर आप प्लास्टिक का मग पानी से पूरी तरह से भर के उसको अंदर छोड़ दें, तो वो पानी के ऊपर ऐसे पृष्ठ के नीचे ऐसे फ्री सरफेस के नीचे लटकता हुआ तैरता है। क्लियर है, तो तीन केस हैं। अब इसमें आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कैसे यूज हो रहा है, तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है कि भाई किसी भी बॉडी पर, चाहे वो पार्शियली सबमर्ज्ड हो चाहे वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो, नीचे से ऊपर की दिशा में एक बल लगता है, फोर्स लगता है, और उस फोर्स को कहते हैं बायंट फोर्स। और बायंट फोर्स का जो अमाउंट है, यानी उत्प्लवन बल की जो वैल्यू है, यानी उसका परिमाण, वो परिमाण उतना ही होगा जितना उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल का भार होगा। ध्यान रखना है, वस्तु का भार नहीं, वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा। क्लियर है, ध्यान रखना। तो अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि buoyant force is equals to weight of the liquid displaced, weight of the liquid
डिस्प्लेस्ड, लिक्विड ही क्यों लिखेंगे, फ्लूइड लिखेंगे। वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। क्लियर हुआ, बस इतनी बात ध्यान रखना है आपको। Buoyant force is equals to weight of the fluid displaced by the body, यानी उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल का भार बराबर होगा buoyant force का, और ये buoyant force किधर लगेगा, इन vertically upward direction from the body, ठीक है, on the body। क्लियर। अब weight of the liquid displaced निकालेंगे कैसे, तो सिंपल सी बात है, mass of the fluid into g पर कौन सा फ्लूइड जो डिस्प्लेस्ड हुआ है, मास ऑफ द फ्लूइड कैसे निकालेंगे, तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू बॉडी यानी वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। और वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड कैसे निकालेंगे, ये तो पता ही नहीं है, तो या तो हर बार प्रयोग करके ये पता करिए कि कितना पानी छलक के बाहर आता है। पर अगर मान लीजिए द्रव पूरी तरह से नहीं भरा है तो क्या होगा, तो उस केस में हम VF कैसे लेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड कैसे लेंगे। वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड यानी तरल का आयतन कैसे लेंगे, तो तरल का आयतन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड निकालने का बेसिक मतलब है कि कौन उसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो वॉल्यूम समझने से पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या आप आयतन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आयतन का कॉन्सेप्ट यानी वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यह है कि किसी चीज का वॉल्यूम का अर्थ हुआ कि वह कितना जगह घेरता है। जैसे यह हवा में ऐसे रखा हुआ है मार्कर, तो यह मार्कर जहां तक मार्कर है वहां हवा नहीं होगी, तो अगर हम इस मार्कर को यहां से उठा करके यहां लाएंगे तो जब वो यहां था तो यहाँ के हवा की जगह कवर किया था, जब वही मार्कर यहाँ पहुंचा तो उसने यहाँ के फ्लूइड को क्या किया होगा, विस्थापित किया होगा और खुद उसकी जगह रुक गया होगा। ठीक है, तो जब हम किसी चीज को पानी में पार्शियली या कंप्लीटली सबमर्ज करते हैं तो जितना वॉल्यूम उसका डूबा रहेगा, अंदर रहेगा, उतने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को वो क्या करेगा या फ्लूइड को वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो ध्यान रखना है कि हम इसको लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वो भी कौन सा, जो द्रव के कहां हो, अंदर हो, सो इनटू जी, जहां V इनसाइड क्या है, जहां V इनसाइड है वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द फ्लूइड। ये पूरा वॉल्यूम नहीं है, ध्यान रखना, वो है जिसको मैंने ऐसे हैचिंग किया हुआ है, ये वाला जो लिक्विड के अंदर डूबा हुआ, बाहर वाला नहीं, टोटल नहीं, अंदर वाला हिस्सा। 2/3 मान लिए 2/3 वॉल्यूम डूबा तो 2/3 ही लेंगे, पूरा वॉल्यूम डूब गया तो पूरा वॉल्यूम लेंगे, आधा ही वॉल्यूम डूबा तो आधा लेंगे, अगर 25% डूबा तो 25% लेंगे। क्लियर है, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी निकालें कैसे, मान लिए पार्शियली या फुली सबमर्ज्ड, अगर फुली है तो दिक्कत ही नहीं है, निकाल सकते हैं, पर अगर पार्शियली सबमर्ज्ड है तो कैसे निकालेंगे, देखें, तो निकालेंगे उसका बेस एरिया, यानी एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस या क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट ऑफ द लिक्विड, हाइट ऑफ द बॉडी, हाइट ऑफ द बॉडी इनसाइड द फ्लूइड, हाइट ऑफ द बॉडी इनसाइड द फ्लूइड। इससे निकालेंगे क्या, इससे निकालेंगे वॉल्यूम इनसाइड, और ये आपके बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला हो गया, वेयर buoyancy force is equals to density of the fluid, volume of the body inside the fluid and acceleration due to gravity। अब मान के चलिए, मान लिए कि अगर ये पूरा बर्तन एक्सीलरेट हो रहा है, समझ में आया, वर्टिकली या डाउनवर्ड, तो आपको प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट से स्मॉल जी की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, स्मॉल जी इफेक्टिव लेना पड़ेगा। कैसे, अगर फ्लूइड ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है तो G प्लस A जो एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, दोनों को ऐड करके यहां यूज करेंगे, और अगर फ्लूइड नीचे जा रहा होगा तो G माइनस A डिफरेंस करके
तब यहाँ पर ऐड करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आई? तो वस्तु का भार W बराबर m ऑफ B, मास ऑफ द बॉडी इंटू G होता है, जबकि बायंट फोर्स का वैल्यू हो गया मास ऑफ द फ्लूइड इंटू G। ये क्या है, मास ऑफ द बॉडी इंटू G, ये क्या है, मास ऑफ द फ्लूइड इंटू G। क्यों? क्योंकि बायंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है कि द टोटल buoyant force acting on a body partially or fully submerged in a liquid or in a fluid is equal to the total weight of the liquid or fluid displaced by the body। क्लियर है, ये ध्यान रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, क्लियर है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से उठ सकते हैं। जैसे सवाल पूछेगा कि क्या बायंट फोर्स इस बॉडी के डेंसिटी पे डिपेंडेंट है? तो आप बताइए है या नहीं? क्या बायंट फोर्स इस बॉडी के डेंसिटी पर डिपेंड है? क्या बॉडी के शेप पर डिपेंडेंट है? बॉडी के साइज पर डिपेंडेंट है? नहीं। किस पर डिपेंडेंट है? तो बायंट फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द फ्लूइड इनटू जी। सिर्फ किस पर डिपेंड है? B डिपेंड्स ओनली ऑन V इनसाइड ऑफ द बॉडी। किस पर डिपेंड कर रहा है? V इनसाइड ऑफ द बॉडी, और किसी चीज पर नहीं डिपेंड कर रहा, यानी कम से कम बॉडी के किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो किस पर नहीं डिपेंड कर रहा है? किस पर नहीं डिपेंड कर रहा है? डज नॉट डिपेंड अपॉन, किन चीजों पर डिपेंड नहीं करता? डेंसिटी, मास, शेप ऑफ द बॉडी। बॉडी के डेंसिटी पर नहीं, बॉडी के मास पर नहीं, बॉडी के शेप पर नहीं, पर बॉडी के पूरे वॉल्यूम पर कर सकता है अगर वो डूबा हो। नहीं तो कितने पर? सिर्फ उतने वॉल्यूम पर जितना अंदर है, बाकी ऊपर चाहे जो, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ कौन सा? इट ओनली डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम इनसाइड ऑफ द बॉडी। क्लियर है, बॉडी का वो वॉल्यूम जो अंदर है, बाकी और कुछ नहीं। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है ये बात? तो हमारे पास दो फोर्सेस आ गए, दो वेट फोर्सेस का फॉर्मूला आ गया। कौन कौन सा? एक वेट का फॉर्मूला आया मास ऑफ द बॉडी इंटू जी, मास ऑफ द बॉडी इंटू जी। तो मास ऑफ द बॉडी कैसे निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ द बॉडी, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू जी। क्लियर है? और बायंट फोर्स कैसे निकालेंगे? मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इंटू जी। So density of the fluid into volume of the body which is inside the fluid into G। क्लियर है? ये दो फोर्सेस बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं। हो सकता है इसके अलावा भी कोई फोर्स एक्ट कर रहा हो, तो जो भी फोर्स एक्ट कर रहा होगा उसको हम उस तरीके से निकाल सकते हैं। अब फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स यानी W माइनस B इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। यहां से ये पता चल जाएगा कि बॉडी नीचे जा रही है कि बॉडी ऊपर जा रही है कि बॉडी तैर रही है, क्या कुछ हो रहा है। क्लियर है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? सबसे अच्छा है आप साथ साथ नोट्स बनाते रहा करिए, ठीक है? अब आते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। तो ऑब्वियसली देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, केस वन, केस नंबर वन, केस नंबर टू एंड केस नंबर थ्री। देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, थ्री पॉसिबल केसेस। कौन कौन से? फर्स्ट केस इज
से वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन द वैल्यू बायंट फोर्स ऑफ द बॉडी, यानी मैक्सिमम बायंट फोर्स ऑफ द बॉडी। weight of the body is greater than the maximum buoyant force. In that case what will happen? वेट नीचे जा रहा है, buoyant force ऊपर जा रहा है, वेट ज्यादा है तो ऑब्वियसली किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? वेट का इफेक्ट ज्यादा होगा। वेट का इफेक्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा? सेकेंड केस, वेट इज लेस देन द टोटल buoyant force एक्टिंग ऑन द बॉडी, उस केस में क्या होगा? और थर्ड, दोनों आपस में इक्वल हैं, उस केस में क्या होगा? ठीक, तो ध्यान रखना है, आपको याद होना चाहिए। जब वेट ऑफ द बॉडी ज्यादा होगा उस केस में बॉडी विल सिंक टू द बॉटम। कहां चली जाएगी? डूब के कहां चली जाएगी बॉडी? सिंक टू द बॉटम। यानी अगर ये फ्लूइड का लेवल है, ये क्या है? फ्लूइड का लेवल है, तो बॉडी यहां डूब जाएगी और डूब के कहां रहेगी? सिंक पर रहेगी, मतलब हाँ बॉटम पे रहेगी। सेकेंड केस, अगर वेट लेस देन buoyant फोर्स है, टोटल वेट क्या है? लेस देन buoyant फोर्स, मैक्सिमम buoyant फोर्स, तो बॉडी विल फ्लोट विथ सम पार्ट, फ्लोट विथ सम पार्ट इनसाइड। बहुत थोड़ा पार्ट कहाँ रहेगा? अंदर रहेगा, बाकी पार्ट क्या रहेगा? तैरता हुआ ऊपर रहेगा, क्योंकि इस केस में buoyant फोर्स ज्यादा है और वेट क्या है? कम है। यानी अगर हम पूरे बॉडी को डुबा देते हैं अंदर तो मैक्सिमम buoyant फोर्स ज्यादा हो जाएगा और उस केस में बॉडी पूरी तरह से अंदर नहीं रहेगी, हमेशा कुछ न कुछ पोर्शन बाहर रहेगा। तो अगर हम उसका केस बनाएं तो हो सकता है कि देयर मे बी पॉसिबल दैट सम पार्ट ऑफ द बॉडी इज इनसाइड एंड सम पार्ट ऑफ द बॉडी इज आउटसाइड द फ्लूइड। क्लियर है? बात समझ में आई? एंड थर्ड केस, अगर मान लो दोनों इक्वल हो गए, यानी वेट जैसे जैसे बॉडी डूबेगी buoyant फोर्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम डिस्प्लेस बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बढ़ेगा। अब वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो बॉडी डिस्प्लेस्ड होती जाएगी। ठीक, लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता जाएगा, लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा तो वॉल्यूम के बढ़ने से buoyant फोर्स भी बढ़ेगा। तो जब पूरी तरह से हम बॉडी को सिंक डुबा देंगे, पानी के अंदर सबमर्ज कर देंगे और दोनों आपस में बराबर हो गए, तो क्या होगा? बॉडी विल फ्लोट बिलो द फ्री सरफेस। कहां तैरेगी? फ्री सरफेस के नीचे। कहां तैरेगी? बॉडी कहां तैरेगी? फ्री सरफेस के नीचे। यानी अगर ये आपका फ्लूइड है, अगर ये आपका क्या है? फ्लूइड है, अगर ये आपका क्या है? फ्लूइड है, तो बॉडी कैसे फ्लोट करेगी? बॉडी फ्री सरफेस के जस्ट नीचे फ्लोट करेगी, इस तरीके से। ठीक, तीनों का एग्जांपल आप लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल हो सकता है स्पून इन वाटर, और भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी सॉलिड बॉल ले लो, मेटेलिक बॉल इनसाइड वाटर, डूब जाएगा पूरी तरीके से। इस केस में तैर रहा है तो आप ले सकते हैं सबसे अच्छा थर्माकोल, थर्मोकोल ऑन वाटर सरफेस पर क्या करता है? तैरता है। इसका एग्जांपल लेना हो तो प्लास्टिक मग फिल्ड विथ वाटर, प्लास्टिक मग फिल्ड विथ वाटर, पूरी तरीके से प्लास्टिक को मग को भर करके और इन द वाटर, किसके अंदर डाल देना है? वाटर के अंदर, तो डूबा रहेगा। अब आप सोचिए कि आखिर ऐसा क्या है कि हम और इस चीज को, वेट और buoyant फोर्स अगर ना पता हो हर बार, तो क्या करें? तो कैसे सेट करें इस चीज को? जैसे मान लिया हम डिजाइन कर रहे हैं कोई बॉडी, मान लिया शिप डिजाइन कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि शिप का कितना पोर्शन पानी के अंदर होगा? वो तो तब पता चलेगा तब जब डुबाएंगे, और जब डुबा देंगे और इन केस वेट ज्यादा हुआ तो खत्म हो गया, डूब के चला गया नीचे, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो अगर क्या करें कि हमें ये बात बिना पानी में डाले ही पता चल जाए कि कितना पोर्शन डूब सकता है। क्वेश्चन क्लियर है कि अगर हम क्या करें कि हमें बिना पानी में डाले ही, बॉडी को बिना पानी में डुबाए ही पता चल जाए कि कितना पोर्शन बाहर रहेगा, कितना पोर्शन डूब जाएगा, और डूबेगा या तैरेगा, तो क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखिए,
इस तरफ और इस तरफ ध्यान से देखिए, अगर हम ये मान लें कि पूरी बॉडी डूब जाएगी, मतलब पूरी बॉडी सबमर्ज्ड हो गई, जैसे किसके केस में होता है, तो मान लीजिए कि प्लास्टिक मग के केस में होता है। अगर हम ये मान लें कि पूरी बॉडी जब सबमर्ज्ड हो गई, उस केस में वॉल्यूम ऑफ द बॉडी और वॉल्यूम इनसाइड द बॉडी आपस में इक्वल होगा। तो जी पहले से इक्वल है, ये आपस में इक्वल हो गए, तो बचे क्या, डेंसिटी ऑफ द बॉडी और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द बॉडी और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। क्लियर है? अगेन दो चीजों का कंपेयर करेंगे तो तीन पॉसिबिलिटी निकल के आएगी। ठीक, हो सकता है कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी ज्यादा हो तो बॉडी विल सिंक, इफ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ज्यादा हो then body will float above the surface, and if they are equal to each other, in that case body will float inside the surface। यानी इसी सरफेस, इसी कंडीशन में हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, इफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द टोटल डेंसिटी ऑफ द बॉडी is greater than density of the fluid, the body will sink। Clear? If the density of the body is less than the density of the fluid, in that case the body will float above the surface, and if the density of the body is equal to the density of the fluid, in that case the body will float below the free surface of the water। क्लियर है? सिर्फ वाटर का एग्जांपल लिया हुआ है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, सेम कंडीशंस लागू होंगी। क्लियर है इतनी बात? यहां तक में कोई दिक्कत? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए समझिए कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन समझने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, सबसे आसान तरीका है। डन? अब देखिए, डेंसिटी ऑफ आयरन ज्यादा होता है वाटर से, आपको सबको पता है। डेंसिटी ऑफ स्टील ज्यादा होता है वाटर से, आपको सबको पता है। तो प्लास्टिक स्टील से या आयरन से बनी हुई बॉल या स्पून पानी में डूब जाती है। तो इतने बड़े बड़े लोहे के या स्टील के जहाज बनते हैं, वो कैसे तैरते हैं? समझ में आई बात? कैसे तैरते हैं? तो उसके पीछे क्या लॉजिक है कि हम क्या करते हैं, उसका शेप कुछ इस तरीके का कर्वेचर में रखते हैं। कैसे रखते हैं? से कर्वेचर में, इस तरीके से, जिसमें ये जो हाथ वाला हिस्सा है, जो कर्व वाला हिस्सा है, ये तो हैवी मेटल का बना होगा, पर ये जो हिस्सा है, ये जो खाली वाले कटोरे, ये वाला डिब्बा वाला जो खाली वाला हिस्सा है, वो किससे भरा हुआ है? एयर से, यानी खाली रहेगा, फ्री रहेगा, उसमें एयर रहेगी। तो टोटल वॉल्यूम, यानी इसको क्लोज करने के बाद जो टोटल वॉल्यूम होता है, यानी एयर प्लस इसको कंसीडर करने के बाद जो टोटल मास बना, उसको हम टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ द शिप, जिसमें एयर प्लस इस स्टील का दोनों का कंबाइंड है। और वो इफेक्टिव डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या होती है? लेस होती है। इन दैट केस ही वो चीज हमारी क्या होती है? तैरती है। यानी अगर हम स्टील की जहाज ऐसे ऐसे प्लेन बना दें तो डूब जाएगा, ऐसे बनाएंगे तो चांसेस है कि ना डूबे। अब इसको डिजाइन करने से पहले डेप्थ को क्या करना होगा? कैलकुलेट करना होगा, जैसे मरीन इंजीनियरिंग में हम लोग ये जरूर करते होंगे। क्लियर है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे ले लिया आपने पहले, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एक कॉन्सेप्ट इसी टॉपिक से रिलेटेड है, अपैरेंट वेट का, यानी आभासी भार। आभासी भार, आभासी भार, इसे क्या कहेंगे? अपैरेंट वेट, अपैरेंट वेट, अपैरेंट वेट। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान लो एक हुक है,
इस हुक से एक रस्सी बंधी हुई है और उस रस्सी से कोई बॉडी लटकी हुई है। तो आपको पता है कि बॉडी के वेट की वजह से रस्सी में क्या रहेगा, तनाव रहेगा, टेंशन रहेगा। क्लियर है। अब हमने क्या किया, एक बड़े से बर्तन में पानी रख दिया या इसको बर्तन में ही लटका दिए। अब इस तरीके से लटका हुआ, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें वाटर डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं। तो जब हम इसमें वाटर डालेंगे तो यहां तक मान लीजिए भर गया, यहां तक भर गया। तो क्या वाटर के भरने से, यहां तक भरने से इस बॉडी के ऊपर बाइंड फोर्स लगेगा? ऑब्वियसली नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये सबमर्ज्ड कहां हुआ। अब थोड़ा सा और ऊपर भरे, जैसे ही ये वाटर का सरफेस इस बॉडी को टच करने लगेगा, ऑब्वियसली क्या होगा, इसके ऊपर नीचे से एक फोर्स लगने लगेगा। किधर? ऊपर की तरफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ बायंसी। और उस बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑफ बायंसी ये जो स्टिंग है वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो स्लैग कर जाएगी। क्या कर जाएगी? स्लैग कर जाएगी, ढीली पड़ जाएगी। रस्सी क्या होगी, ढीली पड़ जाएगी। ठीक। अब अगेन 3 केसेस हैं। अगर इस बॉडी का वेट बायंसी से ज्यादा होगा तब तो बॉडी नीचे और चली जाएगी, मतलब वही रहेगी थोड़ा सा, और ये स्टिक फिर पहले ढीली पड़े फिर सीधी एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। लेकिन अगर ये हल्का है, रबड़ का बॉल है, तो इन दैट केस ये रस्सी ढीली हो जाएगी। और क्यों? क्योंकि बॉल कहाँ तैरेगा, इसी सरफेस पे तैरेगा। ठीक। तो हो क्या रहा है, जब हम लिक्विड में किसी चीज को रखते हैं, यानी जब हम किसी चीज को फ्लूइड में रखते हैं, तो उस बॉडी का जो वेट होता है समटाइम्स थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाता है, या कई बार बहुत ज्यादा भी रिड्यूस हो जाता है। तो उस रिडक्शन की वजह से जो नया वेट होगा, बचेगा, दैट वेट इज कॉल्ड एज अपरेंट वेट। तो एक्चुअली अपरेंट वेट इज नथिंग बट, अपरेंट वेट इक्वल्स टू, अपरेंट वेट कुछ नहीं है, क्या है, वेट ऑफ बॉडी इनसाइड एयर, वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन ए फ्लूइड, वेट ऑफ बॉडी इन ए फ्लूइड। क्लियर है, बात समझ में आई? तो अपरेंट वेट इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ वेट ऑफ ए बॉडी इन एयर टू द वेट ऑफ ए बॉडी इन फ्लूइड। अब ध्यान रखिएगा, वेट से हमारा मतलब क्या है, वेट से हमारा मतलब है वेट ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय वेटिंग मशीन which measures the reaction of the body acting on the weighing machine. No, it is the reaction which is acting on the body because of weighing machine. Clear है? weighing machine की वजह से जो रिएक्शन बॉडी के ऊपर लगता है that is called as weight of a body. ठीक है। तो weight of the body क्या होगा in air? तो सिंपल सी बात है, मास ऑफ द बॉडी इंटू जी, और वेट ऑफ द बॉडी इनसाइड फ्लूइड क्या होगा, सॉरी एक गलती हो गई, माइनस होगा किससे, माइनस होगा बॉयंट फोर्स की वजह से। कि आखिर कितनी कमी हो गई, कितनी कमी हो गई, किस वजह से पता चलेगा, अपरेंट वेट, नया वेट कितना होगा, वेट इन एयर माइनस बॉयंट फोर्स। तो वेट ऑफ मास ऑफ द बॉडी इंटू जी माइनस बॉयंट फोर्स, माइनस बॉयंट फोर्स। सो मास ऑफ द बॉडी इंटू जी माइनस मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इंटू जी। मास ऑफ द बॉडी कैसे निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इंटू वॉल्यूम इनसाइड द फ्लूइड इंटू जी। क्लियर है, बात समझ में आई यहां तक? अब देखिए ध्यान से, हम क्या कर सकते हैं, जी को कॉमन ले सकते हैं, जी को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी को भी कॉमन ले सकते हैं,
वॉल्यूम ऑफ द बॉडी को भी क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, हालांकि कॉमन है नहीं तो कॉमन ले रहे हैं। और चलिए इसको भी कॉमन ले लेते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ द बॉडी को भी क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। तो यहां से तो ये पूरा निकल गया, बचा 1 माइनस, यहां डेंसिटी नहीं, डेंसिटी ऑफ बॉडी थी इस टर्म में, नहीं थी, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पहले से था, माइनस डेंसिटी ऑफ बॉडी भी हो जाएगा, सॉरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी हो जाएगा। फिर वॉल्यूम इनसाइड है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी नहीं है, इनटू वॉल्यूम इनसाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी हो जाएगा, और जी बाहर जा चुका है। ठीक, सो दिस इज योर अपैरेंट वेट। ये क्या है, अपैरेंट वेट का फॉर्मूला है। अब अगर ये मान लें कि बॉडी पूरी तरह से सबमर्ज्ड हो गई है, अगर बॉडी क्या हुई है, पूरी तरीके से सबमर्ज्ड हो गई, यानी फॉर कंप्लीटली सबमर्ज्ड, फॉर कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी, फॉर कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी, अगर पूरी तरीके से बॉडी को क्या कर दें, पानी में ही डुबा दें, उस केस में V इनसाइड बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द बॉडी के। ठीक, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे अपैरेंट वेट का फॉर्मूला हो गया रो ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू जी, और इन ब्रैकेट 1 माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी। अच्छा, इतने को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ द बॉडी, रो ऑफ बॉडी डेंसिटी इंटू वैल्यूम, मास हो गया इंटू जी, तो लिख सकते हैं वेट इन एयर इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए फॉर अपैरेंट वेट। अलग अलग केस के अलग अलग फॉर्मूले, अगर पूरी तरह से डूबा है तो ये फॉर्मूला, अगर पूरी तरह से नहीं डूबा है तो ये फॉर्मूला। और सबसे सिंपल कि आप कॉन्सेप्ट ही याद रखिए, बाकी आपको फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, क्लियर है यहां तक, इसको चेक कर लीजिए। अब हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे, एक दो छोटे कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं, फिर इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। तो यहां तक क्लियर है आपका। अब देखिए, अब हम आते हैं कि क्या होगा अगर हम किसी बॉडी के ऊपर कोई वजन रख दें या कुछ रख दें तो क्या होगा। ठीक, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर कुछ वजन रख दें या उसे उसके नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा बहुत रोटेट कर दें, घुमा दें, तो क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या होगा बॉडी के ऊपर अगर हम उसको थोड़ा सा घुमा दें। तो पहले हम एक स्थिति कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए एक द्रव है, हम पानी का एग्जांपल लेंगे, हालांकि ये सभी द्रव के लिए, सभी लिक्विड्स के लिए और सभी फ्लूइड्स के लिए काम आएगा। तो मान लीजिए फुली सबमर्ज्ड बॉडी है, कैसी बॉडी है, फुली सबमर्ज्ड बॉडी, यानी पूर्णतः डूबा हुआ वस्तु है, पूर्णतः डूबा वस्तु है जो पानी के अंदर तैर रहा है, मतलब डूबा मतलब पानी के अंदर है। अब मान लीजिए कि कोई सिमेट्रिक चीज है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं एक सिलिंड्रिकल बॉटल है प्लास्टिक का, सिलिंड्रिकल बॉटल है प्लास्टिक का, परफेक्ट सिलेंडर है जो पानी से भरा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसकी ओवरऑल डेंसिटी स्लाइटली कम होगी वाटर से, तो ये अंदर डूबा रहेगा, यानी कुछ इस तरह से ये डूब के मान लीजिए तैर रहा है। मग का भी एग्जांपल ले ही सकते हैं आप, मान लीजिए कुछ इस तरीके से ये सिलेंडर क्या हुआ है, तैर रहा है पानी के अंदर, इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि तैर रहा है, तैर रहा है तो नेट फोर्स 0 है।
हम लोगों को पता है कि वेट कहाँ से लगता है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, यानी गुरुत्व केंद्र से, या द्रव्यमान केंद्र भी नॉर्मली उसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, तो मान लीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल जी से, यानी जी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट जहां से वेट एक्ट करता है, द पॉइंट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट। तो वेट कहाँ एक्ट करेगा, यहीं इसी के नीचे, इसी पर नीचे वर्ड के लिए डाउनवर्ड। और बी मान लीजिए है सेंटर ऑफ बॉयंसी, यानी बी वो पॉइंट है जहां से उस पूरे बॉडी पर लगने वाला बायंट फोर्स, यानी उत्प्लवन बल कार्य कर रहा है नीचे से ऊपर। तो अगर बॉडी परफेक्ट सिलेंडर है और एकदम सीधे रखी हुई है, उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बायंट फोर्स आपस में क्या होंगे, कोइंसाइड करेंगे। क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, यानी फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम सेंटर ऑफ जी और बी, जी एंड बी क्या है, जी एंड बी क्या है, कोइंसाइड है, यानी संपाती है। क्या है, संपाती है, एक ही पॉइंट पर काम कर रहे हैं, जी और बी एक ही पॉइंट पर काम करेंगे। कब काम करेंगे, जब परफेक्ट इक्विलिब्रियम होगा। ठीक, अब मान लो क्या किया जाए कि बिना इसको डिस्टर्ब किए इसके ऊपर वजन रख दें, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा और नीचे चला आएगा। ठीक, अगर मान लो बिना इसको डिस्टर्ब किए नीचे से मास रख दें, तो भी ये थोड़ा और नीचे चला आएगा। दोनों क्लियर है। अगर बिना डिस्टर्ब किए इसके ऊपर कोई वजन रख दें, थोड़ा मास रख दें, तो ये थोड़ा और डूब जाएगा। और अगर हम थोड़ा सा मास नीचे रखें, ऊपर ना रखें, तो और नीचे डूब जाएगा। यानी दो केस और बना लेते हैं। एक केस बना लेते हैं जिसमें सिलेंडर के ऊपर कोई चीज रखी हुई है, पानी में ही है, पानी में ही है, कहाँ रखा हुआ, पानी में, द्रव की ही बात हो रही है, लिक्विड में ही रखा हुआ। और एक केस बना लेते हैं कि अगर मान लीजिए हम सिलेंडर के ऊपर ना रख के सिलेंडर के नीचे वाले हिस्से को भारी कर दें, यानी यूनिफॉर्म नहीं रह गया अब इसका मास, अभी भी ये पानी में डूबा हुआ है, पूरी तरीके से डूबा हुआ। कैसा डूबा हुआ, पूरी तरीके से, पूरी तरीके से लिक्विड में क्या है, डूबा हुआ है। अब क्या होगा, तीनों केसेस में कोई अंतर आएगा या नहीं आएगा, तो चलिए चेक करते हैं। अगर हम इसको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करके छोड़ दें, थोड़ा बहुत क्या करें, डिस्टर्ब करके छोड़ दें, उस केस में क्या होगा, ये वापस से सीधा हो जाएगा, वापस से सीधा हो जाएगा, क्योंकि दोनों के सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ बायंसी आपस में कोइंसाइड करते हैं। इस केस में जब हम इसको ऊपर शिफ्ट कर दिए, तो बायंट फोर्स तो वहीं लगेगा जहां लग रहा था, सिमेट्री कहां लगेगा, बायंट फोर्स जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है उसके सेंटर ऑफ मास पर, क्या, जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है उसके सेंटर ऑफ मास पर, यानी कह सकते हैं जितना पार्ट ऑफ द बॉडी इनसाइड है उसके सेंटर ऑफ मास पर काम करता है। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो फोर्स है, इसके इस वेट का मास, इसका साइज नेग्लिजिबल मानने पर मास हैवी है, उस केस में हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जबकि बाइंड फोर्स वहीं बीचों बीच अभी भी है, बाइंड फोर्स अभी भी वहीं पर है। ठीक, जबकि इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जबकि बाइंड फोर्स अभी भी वहीं सेंटर ऑफ मास पर, यानी बेसिकली सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी पर ही। क्यों, क्योंकि बाइंड फोर्स काम करेगा कहाँ, सेंटर ऑफ बायंसी पर, और सेंटर ऑफ बायंसी का मतलब हो गया सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ है, अगर वो डिस्प्लेस्ड ना होता तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ था, वहीं सेंटर ऑफ मास पर ही लगेगा। ठीक है, कौन सा, सेंटर ऑफ बायंसी।
अब वो तो वही रहेगा, वो वही रहेगा, लेकिन जी चेंज हो गया, जी क्या हो गया, चेंज हो गया। इस केस में जी ऊपर चला गया है, जबकि इस केस में जी नीचे चला आया है। ठीक, अगर ये एकदम परफेक्टली सीधा ही रह जाता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर हम किसी भी वजह से थोड़ा बहुत इसको क्या कर दें, घुमा दें, और थोड़ा बहुत इसको भी क्या कर दें, घुमा दें, तो क्या होगा? क्लियर है, समझ में आ रहा है? जैसे ऐसे था, इसके ऊपर वजन रख के इसको थोड़ा तिरछा कर दिए तो क्या होगा? ऐसे नीचे लटका है और तिरछा कर दिए तो क्या होगा? चेक करते हैं। जब ये थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो गया तो शेप ऐसा बनेगा। ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास करके उन बच्चों के लिए जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आगे चल के एडवांस का पेपर देंगे। ये वाला शेप हो गया। ठीक, ये आपका सेंट्रल लाइन है, ये क्या है, सेंट्रल लाइन है, और इस सेंट्रल लाइन पे दो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से? यहाँ पे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, और यहाँ कहीं है सेंटर ऑफ बॉयंसी बी। ठीक, अब सोचिए बॉडी के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर से लग रही है, नीचे, और बॉयंसी किधर लग रहा है, ऊपर। अभी तक दोनों के लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन में थे, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन क्या थे, एक ही लाइन में थे, फोर्सेस इक्वल थे, नेट फोर्स क्या था, जीरो था, नेट फोर्स क्या था, जीरो था। अभी क्या हुआ, अभी भी दोनों के सेंटर ऑफ मास, सॉरी, दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, क्योंकि बॉडी डूब नहीं रही है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बॉडी सिंक नहीं कर रही है, लेकिन इनके लाइन ऑफ एक्शन आपस में क्या हो गए, अब शिफ्ट हो गए। कैसे शिफ्ट हो गए? एक वर्टिकली डाउनवर्ड यहां लग रहा है और एक वर्टिकली डाउन अपवर्ड यहां लग रहा है, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? इससे क्या होगा, इस बॉडी को ये वाला हिस्सा नीचे खींचेगा, ये वाला हिस्सा ऊपर ढकेलेगा, बॉडी घूम जाएगी, बॉडी क्या होगी, घूम जाएगी, बॉडी क्या होगी, घूम जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इसके ऊपर एक रोटेटिंग टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? रोटेटिंग टॉर्क लगेगा, रोटेटिंग टॉर्क लगेगा, और उस रोटेटिंग टॉर्क की वैल्यू निकालनी हो ना, तो सिर्फ ये डिस्टेंस पता कर लीजिए, फोर्स इंटू ये वाला डिस्टेंस कर देंगे, रोटेटिंग टॉर्क आ जाएगा। अभी हमारा मूल मकसद है कि इस कंडीशन को कहें क्या, इस कंडीशन को कहते हैं कि भाई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बट जी ऊपर है और फोर्स ऑफ बायंसी नीचे है। फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, इवन फॉर ए स्मॉल डिस्टर्बेंस, a rotating torque will act, and this rotating torque will try to rotate the body by 180 degree, एकदम सॉरी, it will try to rotate the body by 180 degree, एकदम घुमाने की कोशिश करेगा। That's why इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थाई साम्यावस्था। क्या कहते हैं? अस्थाई साम्यावस्था, अस्थाई साम्यावस्था, यानी साम्यावस्था है, इक्विलिब्रियम है, पर अनस्टेबल है। कहोगे सर अनइक्विलिब्रियम है, सॉरी इक्विलिब्रियम है तो अनस्टेबल क्यों है? इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम ही अनस्टेबल है। क्यों? जो इक्विलिब्रियम बना है वो जबरदस्ती बना है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको किसी ऐसे बच्चे के बगल में बैठा दिया जाए जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर क्लास में प्रिंसिपल सर खड़े हैं, तो प्रिंसिपल सर के प्रेजेंस में आप उसके बगल में बैठे तो रहेंगे शांति से, बिना डिस्टरबेंस क्रिएट किए, पर क्योंकि वो उसकी आपसे दुश्मनी है, तो जैसे ही वो जाएंगे आप फिर से क्या लेंगे, भाग लेंगे। ये क्या है? अनस्टेबिलिटी है। यानी इक्विलिब्रियम तो बना हुआ है, लेकिन क्यों बना हुआ है? क्योंकि बाहर से किसी वजह से आप डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे सिस्टम को, तो जो इक्विलिब्रियम बना है वो बन तो गया है, बट जरा सी डिस्टरबेंस की वजह से पूरी तरीके से सिस्टम को क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। दैट्स व्हाई इस इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आइए थर्ड केस में।
थर्ड केस में जी नीचे है, बायोनेट फोर्स कहाँ है, ऊपर है। जी नीचे है, बायोनेट फोर्स कहाँ है, ऊपर है। इस केस में अगर हम इसको थोड़ा बहुत घुमाएं तो क्या होगा, अगर हम इसको थोड़ा बहुत घुमाएं तो बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ पर वेट रखा हुआ है, वेट ज्यादा है, हैवी वेट है, ठीक। ये आपका लाइन ऑफ, ये सेंट्रल लाइन है, बॉडी का सिमेट्रिकल जेंटल सेंट्रल लाइन है। अब देखिए यहां हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, जबकि यहां पर हमारे पास सेंटर ऑफ बायोंसी बी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर खींचने की कोशिश करे, ग्रेविटी नीचे, और बायोंट फोर्स बॉडी को किधर खींचने की कोशिश कर रहा है, ढकेलने की, ऊपर, ठीक। इस केस में क्या होगा, हमने थोड़ा सा घुमा दिया है, ऐसे तिरछा कर दिया है, ये चाह रहा है इधर चला जाए, ये चाह रहा है इधर चला जाए, यानी ये इधर और ये इधर, तो लगेगा तो यहां भी रोटेटिंग टार्क, यहां भी लगेगा क्या, रोटेटिंग टार्क। बट उस रोटेटिंग टार्क की वजह से बायोंट फोर्स चाहेगा कि बॉडी ऐसे ना होके सीधी हो जाए, और ग्रेविटी चाहेगी कि ये वाला हिस्सा नीचे चला है तो ऐसे हो जाएगा वापस, तो बॉडी ऐसे सीधी हो जाएगी। यानी ये इक्विलिब्रियम है, और ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें वो हमेशा रहना चाहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। हिंदी में कह सकते हैं अस्थाई साम्यावस्था। क्या कहेंगे, अस्थाई साम्यावस्था। तो ध्यान रखेंगे, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बायोंट फोर्स के ऊपर है तो वो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बायोंट फोर्स के नीचे है तो वो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। आप इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा, फिगर्स भी ड्रा कर लीजिएगा, उसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अब कल की जो क्लास होगी उसमें हम इस फोर्स ऑफ बायंसी, अपेरेंट वेट, ठीक, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इन सभी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उन न्यूमेरिकल्स के बाद तब हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज प्रिंसिपल, यानी कि फ्लूइड का फ्लो ऑफ फ्लूइड। क्लियर है। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हाइड्रोस्टैटिक्स था, और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस अभी करेंगे, और क्वेश्चंस करने के बाद तब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।